1980 में आर्मी से रिटायर होने के बाद उस यंग लड़के ने तय किया कि वो जिंदगी की पारंपरिक राह नहीं चुनेगा। ना पढ़ाई, ना नौकरी, ना शादी बच्चे, उसे चाहिए था कुछ अलग। और इसी तलाश में वो पहुंचा साउथ अमेरिका, दुनिया को एक्सप्लोर करने। ऐसे ही हजारों यंगस्टर्स वहां घूमने आए थे। एक टूर ग्रुप के दौरान योगेश की मुलाकात हुई एक टीचर से, मयंक, जो बैकपैकिंग ट्रिप पर निकला था। फिर एक और इंसान जुड़ा, केविन, एक फेमस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जिसने साउथ अमेरिका की शानदार फोटोज ली थी और बैकपैकर्स के बीच लीजेंड बन गया था। तीनों की सोच और एनर्जी एक जैसी थी, बातें खत्म ही नहीं होती थी। एक दिन योगेश को एक लोकल जंगल गाइड ने अप्रोच किया। उसने बताया अमेज़न जंगल, वहां की जनजाति टोरोमोनास और नदी में बहता हुआ गोल्ड। योगेश ने ये एक्साइटिंग कहानी तुरंत अपने दोस्तों को सुनाई। अगले दिन उन्होंने गाइड करण से मुलाकात की। करण ने केविन से कहा, अगर तुम इन जंगलों में कुछ सही फोटो खींचो, नेशनल जियोग्राफिक तक पहुंच सकते हो। तीनों दोस्तों ने प्लान फाइनल कर लिया। उन्होंने जंगल में एंटर करने के लिए परमिशन ली और गाइड फीस $50 प्रति बंदा चुकाई। करण ने कहा, यहाँ मैप्स बेकार हैं, असली रास्ता नदियों से बनता है। वो चारों फ्लाइट लेकर पहुंचे अपोलो। वहां से जंगल के अंदर पैदल यात्रा शुरू की। यहाँ की दुनिया वाइल्ड थी, बिल्कुल अनटच। और उसी पहली रात मयंक को एक खतरनाक कीड़े ने काट लिया। बाकी सब इसे हंसी में ले गए, लेकिन करण बहुत सीरियस था। उसे इन जंगलों की हर चाल मालूम थी। उसने आग लगाई, खाना बनाया। वैसे खाना बहुत कम था, पर उसने वादा किया कि अगली सुबह असली जंगल का खाना मिलेगा। जैसे जैसे ट्रिप आगे बढ़ी, मयंक की हालत बिगड़ती गई। करण तेज था, बाकी सब पीछे छूट रहे थे। थोड़ी बहस भी हुई। केविन ने कहा, अगर तुम्हें करण की इतनी जरूरत है तो उसका हाथ पकड़ के ही जंगल पार कर लो। अगले गांव में पहुंचकर उन्होंने एक ब्रेक लिया। वहां लोकल औरतें नदी किनारे कपड़े धो रही थीं, बच्चे खेल रहे थे। चारों ने उस रात वहीं रुकने का फैसला लिया। अगले दिन फिर सफर शुरू। इस बार योगेश थोड़ा आश्वस्त था। उसे विश्वास हो गया था कि करण सच बोल रहा था। नदी किनारे हजारों रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थीं। योगेश उनके बीच खड़ा हो गया, जैसे किसी जादुई दुनिया में आ गया हो। करण ने कहा, प्रकृति पूरी तरह से बैलेंस में है, पर इंसान ही इस धरती का कैंसर है। तभी एक बंदर सामने आया। करण ने तुरंत राइफल उठाई और शूट कर दिया। ये है असली जंगल का खाना, उसने कहा। केविन और योगेश ने खा लिया, पर मयंक ने मना कर दिया। बंदर इंसानों जैसे होते हैं, मुझे अजीब लगता है, करण ने कहा। तुम्हें पता है, अमेरिका में पहले इंसानों को बड़े बंदर कहा जाता था। कुछ दिन बाद मयंक के पैर में इन्फेक्शन हो गया। करण ने नदी किनारे उसका इलाज किया। बाकी दोस्तों ने मदद की, लेकिन मयंक की स्पीड कम थी और पूरी टीम की प्रोग्रेस रुक रही थी। रात में मयंक टेंट के बाहर बैठकर रो रहा था। सुबह डिस्कशन हुआ, या तो सब रुकें जब तक मयंक ठीक हो, या फिर उसे यहीं छोड़कर आगे बढ़े। केविन और योगेश उसे छोड़ना नहीं चाहते थे, वो उसे साथ ले जाना चाहते थे। फिर आया एक आइडिया, नदी में लकड़ी का बेड़ा, राफ्ट बनाकर बहते हुए नीचे वाले गांव तक चला जाए। करण को ये आइडिया पसंद नहीं आया और 3 में से 2 के वोट से फैसला पास हो गया। चारों ने मिलकर पेड़ काटे और बेड़ा बना लिया। योगेश को एक जलती हुई चींटी ने काट लिया। करण ने बताया, इन्हें फायर एंट्स कहते हैं। बेड़ा तैयार हुआ। करण ने कहा, अब सब मेरी बात मानोगे, नहीं तो खतरा है। चारों अमेज़न नदी में उतर गए। सब उत्साहित थे। नदी के दोनों ओर कुदरत की खूबसूरती, लेकिन कुछ ही देर में नदी में करंट आया और बेड़ा अस्थिर हो गया। करण और केविन में बहस हो गई। मयंक ने करण का पक्ष लिया, जिससे केविन भड़क गया। टेंशन इतना बढ़ा कि सफर रोकना पड़ा। फिर करण अकेले जंगल में चला गया। इसके बाद सबने खुद को थोड़ा शांत किया, लेकिन करण ने वापस न आने का फैसला किया। अब उन्हें खुद ही अगले गांव तक पहुंचना था। राघव के माथे पर एक अजीब सा उभरा हुआ गांठ बन गया था, जो हिल भी रही थी। असल में राघव शुरू में अकेला नहीं था। कुछ दिन पहले तक वह एक टीम में था, लेकिन तभी एक हादसे ने इंसानी फितरत की सबसे घिनौनी शक्ल सामने ला दी। करण का पैर बुरी तरह जख्मी हो गया और मयंक को लगा कि अब वो टीम के लिए बोझ बन चुका हो। आखिरकार 4 लोगों की टीम 2-2 की जोड़ी में बंट गई। मयंक और राघव ने बोट से सफर जारी रखा, जबकि करण और गाइड समीर पैदल निकल गए। मयंक को वाटर स्पोर्ट्स का अच्छा खासा तजुर्बा था। वो और राघव एक तेज बहाव वाले हिस्से को पार कर चुके। जब नदी शांत हो जाती तो वो लेटकर झपकी ले लेते, लेकिन शाम ढलने लगी और वो समीर द्वारा बताए गए खतरनाक घाटी के पास पहुंचने ही वाले थे। नदी का बहाव और तीव्र हो गया। सामने पत्थरों की बहुतायत थी। राफ्ट बार-बार टकरा रहा था और आखिरकार वो काबू से बाहर हो गया। राफ्ट एक बड़े पत्थर से टकरा गया। मयंक ने तुरंत निर्णय लिया और किनारे तैरने कूद गया, लेकिन राघव रोने लगा। वो नहीं चाहता था कि मयंक उसे छोड़ दे। मयंक ने कहा वो वापस आकर उसे बेल से खींचेगा। तेज धाराओं को पार करते हुए मयंक किनारे पहुंचा और बेल लेकर लौटा, लेकिन राघव गलती से नदी में गिर गया। वो सांस रोकता हुआ बहाव के साथ बहता रहा। पता नहीं कितनी दूर तक बह गया। तेज धाराओं को पार करते हुए एक जगह पानी शांत मिला। आसमान की तरफ देखा। अब वो मयंक से पूरी तरह बिछड़ चुका था। फिर वह एक खड़ी चट्टान पर चढ़ा। जैसे तैसे जान बचाते हुए जंगल में मयंक को आवाजें देने लगा। तभी उसे नदी किनारे अपना पीला बैग दिखा। वो झट से कूद गया और बैग निकाल लाया। बैग में समीर द्वारा दी गई सुपर पावर की गोली थी। राघव ने एक गोली खाई और पल भर में ही सुपर हीरो जैसा जोश महसूस करने लगा। वो जोश में दौड़ पड़ा, मयंक को आवाज देता हुआ। अब उसे यकीन हो चला था कि वह अकेला रह गया है। एक खूबसूरत एडवेंचर अब एक इंसान की जंग बन चुका। राघव के पास नक्शा था और थोड़ा सामान भी। वह खुद को मोटिवेट करता रहा। सिर पर बना हुआ उभरा हुआ फोड़ा अब असहनीय हो गया। जब उसने चिमटी से उसे फाड़ा तो अंदर से एक जिंदा कीड़ा निकल आया। जंगल में ये तो बस शुरुआत थी। राघव ने 2 अंडे देखे जिनसे चिड़ियों के बच्चे निकलने वाले थे, लेकिन उसके पास खाने का कोई और जरिया नहीं था। उसे इंसानी मौजूदगी के कुछ निशान मिले, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। उसे पता था ये रास्ता लंबा है, लेकिन अगर किस्मत साथ दे
तो शायद बच सके। अब उसके पैर करण जैसे हो गए थे, सड़ चुके, छालों से भरे। उसे एहसास हुआ कि असल में टीम में सबसे कमजोर तो वो खुद ही था। अगली सुबह वो फिर चल पड़ा। इस बार उसे इंसानी पैरों के निशान मिले। उसे लगा कि मयंक पास ही है, लेकिन तभी उसे समझ आया कि वो फिर उसी जगह लौट आया है जहां वह पहले था, जहां उसने वो अंडे खाए थे। अब उसका दिमाग चलने लगा। वो पागलों की तरह चीखने लगा। उसे अपने पापा की बात याद आई, जिन्होंने मना किया था अकेले जाने से, लेकिन उसने फिर भी माँ को मनाकर अकेले सफर चुना। अब वो खुद को कोस रहा था। अमेज़न के बीचों बीच वो अकेला टूट चुका था और तभी जंगल में एक तेज तूफान आ गया। वो किसी पहाड़ी की तलहटी में गिर पड़ा और बेहोश हो गया। इधर दो लोकल बाप बेटे नदी किनारे चल रहे थे कि उन्होंने एक बेहोश आदमी को पाया। वो मयंक था। वे उसे कस्बे में ले गए। मयंक बच गया। फिर वो पुलिस स्टेशन पहुंचा और राघव को ढूंढने के लिए मदद मांगी। उधर राघव पहाड़ के किनारे पानी पी रहा था। तभी ऊपर से एक प्लेन गुजरा, बट इतने घने जंगल में कोई उसे कैसे देखता। प्लेन के अंदर से मयंक ने भी नीचे एक नजर डाली, लेकिन उस ऊंचाई और घने पेड़ों के चलते कोई पहचान नहीं सका। शहर लौटकर भी मयंक ने हार नहीं मानी। पुलिस वाले ने कहा 2 हफ्ते से ऊपर हो चुके हैं, अब तक बचा रहना नामुमकिन है। खुद मयंक का जिंदा लौट आना ही चमत्कार था। फिर भी मयंक ने अनुरोध किया, चाहे 1% चांस हो, वह खुद जाएगा। पुलिस वाले को उसका जुनून देखकर दया आई। उसने मयंक को एक शख्स से मिलवाया, डिप, जो उस नदी को अच्छी तरह जानता था। डिप बोला, 3 हफ्ते कोई नहीं बचता, तुम्हारा दोस्त मर चुका होगा। लेकिन मयंक का जुनून देखकर डिक का दिल पिघल गया। खुद भी साथ चलने को तैयार हो गया। उधर राघव को जंगल में एक आदिवासी औरत दिखी। दोनों साथ चले। रात को दोनों एक दूसरे को गर्म रखने के लिए लिपट कर सोए। राघव को लगा अब वह अकेला नहीं, लेकिन सुबह जागा तो वो औरत गायब थी। दरअसल ये सब एक भ्रम था, वहां कोई औरत थी ही नहीं। अब उसे जंगल की पेड़ों की कतारें किसी परेड की तरह लग रही थी। वो मुस्कुरा रहा था। राघव को अचानक फिर से भ्रम होने लगा और वो लड़खड़ाकर कीचड़ भरे दलदल में गिर पड़ा। आधा शरीर धंस चुका था। फिर धीरे धीरे पूरा बनक राघव की चेतना लौटी। उसने पास की एक बेल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भी टूट गई। अब वो सिर्फ उसका सिर ही दलदल से बाहर था। राघव लगभग बेहोश होने ही वाला था कि तभी उसने ऊपर एक पत्ते को देखा। शायद वही उसका अंतिम सहारा था। उसने हल्के से पत्ते को खींचा, फिर एक पतली सी शाखा तक पहुंचा और धीरे धीरे उसे पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। चमत्कारी रूप से वह दलदल से बाहर निकल आया, मगर बाहर आकर क्या? वह अभी भी अमेज़न के घने जंगलों के बीच में था और अब भी उसे भयानक भ्रम हो रहे थे। तभी अचानक उसे महसूस हुआ जैसे उसकी पेट पर कुछ काट रहा है। इस बार बहुत सारे कीड़े। तभी राघव ने खुद को होश में लाने का तरीका खोज निकाला। उसने अपने कपड़े उतारे, नीचे का हिस्सा ढककर पास के एक पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगा। लाखों चींटियां उसके शरीर पर चढ़ गईं और उसे काटने लगी। दर्द के कारण वह एकदम होश में आ गया। भ्रम अब खत्म हो चुके थे। वह दौड़ता हुआ नदी किनारे पहुंचा। में उसने देखा कि एक कछुआ नदी के किनारे रेंग रहा है। ये उसकी रात की भूख मिटा सकता था, मगर राघव झिझका और उसने हाथ में उठाया पत्थर वापस रख दिया। उसे लगा कछुआ तो जी सकता है, पर शायद वो नहीं। राघव ने आकाश की ओर देखा, आंखों में आंसू थे। उसने अपने हाथ फैला दिए, जैसे कि इस खूबसूरत रात को अपनी बाहों में भरना चाहता हो। शायद यही खत्म होना बेहतर है, उसने खुद से कहा। अगली सुबह मयंक और डिप नाव से वहां पहुंचे। पानी का स्तर बढ़ रहा था। डिकेश ने कहा कि अब उन्हें लौटना होगा। मयंक, जो अब भी राघव की तलाश में था, परेशान था, मगर डिप ने कहा, हमने जो कर सकते थे कर लिया। हमने ये जगह ढूंढ ली, अब चलना होगा। शायद राघव अब इस दुनिया में नहीं है। उन्हें क्या पता था, एक पत्थर के पीछे से गिल्ली घासों से ढका जैसे किसी घातक लड़ाई से लौट आया हो। राघव बाहर निकल रहा था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। वह बार बार चिल्लाने की कोशिश करता रहा, मगर शायद खुद को भी सुन नहीं पा रहा था। ये राघव के गुम होने का 19वां दिन था। उसने अमेज़न के जंगल में अकेले 3 हफ्तों से ज्यादा समय बिताया था, और वो भी जिंदा। डिकेश और मयंक उसे देख नहीं पाए, मगर जब उन्होंने पत्थरों के पीछे से हलचल देखी तो नाव रोकी और वहां पड़ा था एक जिंदा मगर टूटा हुआ राघव। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि कोई इंसान अकेले इतने दिन जंगल में कैसे रह सकता है। नाव धीरे धीरे वापस मयंक के गांव की ओर बढ़ चली और राघव की आंखों में अब राहत के आंसू थे। वापस मयंक के गांव की ओर बढ़ चली और राघव की आंखों में अब राहत के आंसू थे। वो मुस्कुरा रहा था। ये एक सच्ची घटना है। राहत मिलने के बाद राघव और मयंक अपनी मंजिल पर पहुंचे, लेकिन करण और समीर का कोई सुराग नहीं मिला। मयंक ने हफ्तों उनकी खोज की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। बाद में सरकार की जांच में पता चला कि समीर पहले भी कई सैलानियों को अमेज़न की इस खतरनाक ट्रिप पर ले गया था, और उसने जो लॉस्ट इंडियन ट्राइब की कहानी सुनाई थी उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। आज तक कोई नहीं जान पाया कि समीर ने राघव को ही क्यों चुना, वो उन्हें इस जंगल में क्यों ले गया। कुछ कहते हैं कि समीर अमेज़न के जंगलों में सोने की खोज में था और अमूमन ऐसे विदेशी नौजवानों को, जो थोड़े भोले और रोमांच के भूखे होते हैं, चुनता था ताकि उनसे डॉलर कमाए जा सके और उन्हें खतरनाक सफर पर ले जाकर खुद अपने गोल तक पहुंचे। शायद इसीलिए वो नाव की बात सुनते ही चुप हो गया था, क्योंकि पानी के रास्ते जाना उसे मंजूर नहीं था। उसने कहा था वो तैरना नहीं जानता, लेकिन जो आदमी सालों जंगल में रहा हो, क्या वो सच में तैरना नहीं जानता? समीर और करण कभी नहीं लौटे और उनके इरादों का सच आज भी जंगल के साए में छिपा है।